विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है? प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों और सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब जैसे भी कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे का साइंस क्या है, मतलब आखिर उसमें ऐसा क्या लॉजिक लग रहा है, वो क्यों हो रही है, उसका क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है उसी को हम कहते हैं विज्ञान। अब भौतिकी क्या है? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जब हम प्रकृति और उसमें घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या क्या होना चाहिए? द्रव्य रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, ऊर्जा और उनकी अंतर्क्रियाएं। तो फिर ये सब कुछ आ जाता है भौतिकी में। अब द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है। द्रव्यमान क्या होता है? जो स्थान घेरता है, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। हाथ से छूने पर उसको महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो जब ये ऐसी चीज़ होती है तो इसको क्या कहते हैं? द्रव्य। अब द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला होता है ठोस। ये वे पदार्थ होते हैं जिसके आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित। दूसरा होता है द्रव। द्रव में क्या होता है? ये वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस क्या होती है? गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इसको हम देख लेते हैं। ये है हमारा ठोस। ठोस में क्या होता है? ये आकार और आयतन इसका दोनों क्या है? निश्चित है। ये इसके जो अणु हैं वो कैसे हैं? एक दूसरे के पास पास होते हैं। जैसे कि क्या आ जाता है? हमारा बर्फ। फिर आता है द्रव। ये हो गया हमारा ठोस, ये हो गया द्रव। अब द्रव क्या होता है? इसका जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। तो इनका आयतन तो निश्चित नहीं होता है, मतलब इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता। आयतन कैसे निश्चित होगा? जैसे कि हमने ये किसी बर्तन में पानी रख दिया तो ये उतना ही इसका आयतन रहेगा, पानी उतना ही रहेगा, पानी कहीं कम नहीं होगा। लेकिन जो उसका आकार है वो आकार बदलता रहेगा, जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेगा। फिर उसके बाद आता है तीसरा गैस। गैस में क्या होता है? गैस में जो ये अणु होते हैं इनका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। ये बहुत दूर दूर होते तो इनका आयतन भी फैल जाता है और आकार भी फैल जाता है, तो ये बदलता रहता है। फिर नेक्स्ट है भौतिकी की शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं होती हैं भौतिकी में? तो सबसे पहली होती है चिरसम्मत भौतिकी। इसको हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ये होती है क्लासिकल फिजिक्स। 1900 ईस्वी के पूर्व क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान से युक्त भौतिकी को चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो 1900 ईस्वी से पहले, अभी क्या चल रहा है? 2022। तो अगर हम 1900 से पहले की बात करते हैं तो तब कौन सी फिजिक्स चलती थी? क्लासिकल फिजिक्स। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले ये होता है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी सबसे पुरानी शाखा है। इसके अंतर्गत स्थिर तथा धीमी चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सी आ जाती हैं देखते हैं अब यांत्रिकी में। यांत्रिकी में ये आ जाती है यंत्र वाली, धीमी चलने वाली। जैसे कि हमें किसी बॉक्स को ऊपर की ओर ढकेलना है या फिर यहाँ से हम किसी चीज़ को लटका रहे हैं, पुली वाला यूज़ कर रहे हैं, या फिर सीधे सीधे धक्का मारना, मतलब ये तो आ जाती है हमारी सिंपल यांत्रिकी वाली फिजिक्स। जैसे कि यहाँ ये कोई सामान उठा रहे हैं, क्रेन तो देखी होगी तुम लोगों ने, ये क्रेन वही है। जैसे कोई व्हील है,
तो व्हील को घुमाने के लिए, किसी चीज़ को ऊपर प्लेन पर खींचने के लिए। ये पहिए जो होते हैं धीमे धीमे अगर स्लो स्पीड में चल रही है। अब ये वाला तो तुम लोगों ने पार्क में झूला देखा होगा, ऐसा वाला, यहाँ कोई बैठ जाता है, यहाँ कोई बैठ जाता है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये भी इसमें आ जाता है। जब हम कील ठोकते हैं किसी चीज़ में तो ये आ जाता है। यहाँ थोड़े से कुछ कील निकालते हैं या फिर लकड़ी काटते हैं, तो ये सब आ जाते हैं हमारे इसमें यांत्रिकी वाले उसमें। फिर उसके बाद आता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी ये कौन सी फिजिक्स है? तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा और ताप की अवधारणा से संबंधित है। जिसमें हम ऊष्मा की बात करेंगे, जहाँ पर टेम्परेचर होगा, तो ये सब इसमें आ जाती है हमारी ऊष्मागतिकी में। ये है कि अगर हम मानो यहाँ ये लोहे का कुछ ले लेते हैं, तो अगर इस लोहे की रॉड में हम क्या करते हैं, इसको इस साइड वाला हिस्से को गर्म कर देते, तो हीट क्या होती है, धीमे धीमे कर करके ठंडे वाले हिस्से की ओर जाती है। ऐसा तो होता नहीं है कि ठंडा वाला हो वो ठंडा होते होते गर्म वाले हिस्से में चला जाए, नहीं, तो हीट जो है वो गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की ओर बढ़ती है। तो ये आ जाती है हमारी ऊष्मागतिकी में। फिर उसके बाद है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में क्या होता है? तो प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा मतलब क्या होगा? जैसे कि ये है, इसमें हम जैसे लेंस का यूज़ करते हैं, यहाँ ये लेंस लगा देते हैं, यहाँ से लाइट डालते हैं, फिर यहाँ से वो किस डायरेक्शन में विचलित हो रही है, कहाँ जा रही है, ये लेंस से परिवर्तित होकर कितने भागों में बट रही है, ये सब कुछ आ जाता है हमारा ऑप्टिक्स में। फिर आती है विद्युत चुंबकत्व। यह भौतिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जहाँ पर बात हो जाती है चुंबक वाली, कि चुंबक से हम कैसे एनर्जी बना रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो ये आ जाता है विद्युत चुंबकत्व वाले उसमें। फिर नेक्स्ट है, अभी ये जो पढ़ी थी हमने क्लासिकल मैकेनिक्स थी, अभी यहाँ पर ही आ जाती है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न वाली फिजिक्स। इसमें क्या है कि आधुनिक भौतिकी 1900 ईस्वी के बाद, अब जो 1900 ईस्वी के पहले जो थी वो थी हमारी चिरसम्मत भौतिकी, जो 1900 ईस्वी के बाद है वो है हमारी आधुनिक भौतिकी। इसमें कौन कौन सी आती है फिजिक्स? तो सबसे पहले आ जाता है सापेक्षता का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत तीव्र चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अभी जो पहली वाली फिजिक्स में हम यूज़ कर रहे थे उसमें धीमी स्पीड से चलने वाली वस्तुएं थी, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब सापेक्षता में क्या करेंगे, इसमें जो तेज़ स्पीड में चलेंगी वस्तुएं उनका अध्ययन करते हैं, और इसका प्रतिपादन किसने करा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फिर आता है क्वांटम यांत्रिकी। इसके अंतर्गत सूक्ष्मतम कणों, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे कण हैं जिनको हम आँखों से देख नहीं सकते, आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों में, जैसे कि प्रकाश, द्रव की द्वैती प्रकृति, ये सब कुछ सिद्धांत जो हैं आ जाते हैं क्वांटम सांख्यिकी में। फिर इसके बाद थर्ड आता है परमाणु भौतिकी। इसमें परमाणु से मतलब है एटम। तो इसके अंतर्गत परमाणु संरचना एवं परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब एटम कैसा दिखता है, परमाणु क्या होता है, ये है परमाणु। अब इसमें होता क्या है परमाणु में कि एक होता है इसमें ये जो अंदर का हिस्सा ये कहलाता है नाभिक, अंदर का हिस्सा कहलाएगा हमारा नाभिक, और ये जो बाहर छोटे छोटे गोले से दिख रहे हैं, ये जो घूम रहे हैं इसके चारों तरफ, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक नाभिक होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के अंदर होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है हमारा एटम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परमाणु।
ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बाहर। ये जो है जो नाभिक है इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ये इसके अंदर जो हिस्से इसके अंदर जो दिख रहे हैं गोल गोल, ये होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो ये सब कुछ रहेंगे नाभिक के अंदर। फिर इसके बाद आ जाता है 4th नंबर है नाभिकीय भौतिकी। इसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। अभी हमने देखा नाभिक क्या है, ये जो अंदर का हिस्सा है ये कहलाता है नाभिक। अब अगर हम नाभिक के अंदर क्या क्या है इसके विषय में पढ़ते हैं, पूरा इसी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कहलाती है नाभिकीय भौतिकी। ये है, ये हमने नाभिक लिया। ये अब इलेक्ट्रॉन का नहीं देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बन जाता है एटम। तो अभी हम सिर्फ नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये नाभिक है। फिर उसके बाद आता है ठोस अवस्था भौतिकी। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्रिस्टलीय पदार्थ जैसे कि मतलब अर्धचालक, मिश्र धातु, इन सभी के गुणों का उपयोग कर अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारी हो जाएगी ठोस अवस्था भौतिकी। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें आ जाती हैं क्रिस्टल्स, जो कि जैसे हम देखते हैं अलग अलग टाइप के पत्थर रहते हैं, अलग अलग कलर के रहते हैं, जो बाहर बहुत सारी जगह में देखने मिलते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सब आ जाता है हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, हमारी ठोस अवस्था भौतिकी में। फिर उसके बाद है आवेश संरक्षण। अब हमें सबसे पहले पढ़ते हैं, अब सबसे पहले देख लेते हैं आवेश क्या होता है, फिर उसको संरक्षित करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ मान लो 2 बॉल हैं, ठीक है। अब दोनों में क्या होता है कि जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो हर वस्तु पर उदासीन होता है। मतलब वो एक ऐसी स्टेट में होता है, ना वो जहाँ ज़्यादा होता है ना कम होता है, संतुलित होता है। जैसे कि यहाँ पर है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश, इसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है ऋणात्मक आवेश, इसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। इस नियमानुसार एक विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव नियत रहता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरण किया जा सकता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ना तो हम इसको नष्ट कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव निकल के गायब हो गया, वो यहाँ आ गया या फिर यहाँ आएगा। तो अगर अपन टोटल निकालेंगे तो अभी भी हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज हैं। यहाँ टोटल निकालो तो 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज हैं। यहाँ पर भी उतनी ही है, मतलब आवेश जो है वो संरक्षित रहेगा। फिर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब कांच की अनावेशित छड़ को रेशम के अनावेशित कपड़े, अनावेशित का मतलब होता है जहाँ पर कोई आवेश नहीं है, मतलब जब पहले वाली स्टेट में रखी थी जब कोई आवेश नहीं है, दोनों आवेश इक्वल हैं उसके अंदर। तो जब कांच की अनावेशित छड़ को रेशम के अनावेशित कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो कांच की छड़ में जितना धनावेशित उत्पन्न होता है, ये कांच की छड़ है, इस पे कांच की छड़ पे धनावेशित हो गया, और रेशम के कपड़े पे क्या हो जाएगा, ये रेशम का एक कपड़ा लिया हमने, इस पे ऋणावेशित हो जाएगा, ताकि इस निकाय का कुल आवेश पहले के बराबर रहे। अगर हम अब दोनों का आवेश टोटल करें तो क्या होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अगर यहाँ से नेगेटिव निकल के यहाँ चला गया है तो दोनों कुछ अगर हम जोड़ेंगे तो बात तो बराबर ही रहेगी। तो रेशम के कपड़े में उतना ही ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है, ताकि इस निकाय का कुल आवेश पहले के बराबर हो, मतलब 0 हो जाए। फिर उसके बाद आ जाता है, देखिए, संवेग संरक्षण नियम। ये है रेशम की, यहाँ पर ये कपड़ा लिया है और ये छड़ है, ये दोनों पे अपन ने जब एक दूसरे को रगड़ा तो क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब ये ऐसा एग्जाम्पल है फुग्गे वाला।
जब हम क्या करते हैं, स्वेटर को फुग्गे से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि स्वेटर पे धनावेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है, और फुग्गे पे ऋणावेश आ जाता है। अब जब मानो हम दो दो फुग्गे एक दूसरे के पास लाए तो इस पे भी ऋणावेश है, इस पे भी ऋणावेश है। और ये बात भी तुम लोग याद रखना कि धनावेश धनावेश, ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को धकेलते हैं बाहर को, ठीक है। और जो धनावेश ऋणावेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और ऋणावेश धनावेश भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम देखते हैं रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या है। तो यह नियम, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। किसी पिंड का रेखीय संवेग अगर मान लो ये P है, P से यूज करते हैं हम संवेग को, तो इसका सूत्र होता है संवेग का P बराबर mv। m क्या है, m है द्रव्यमान, ये लिखा m है द्रव्यमान, और v है पिंड का वेग। अब जैसे कि रॉकेट नोदन, रॉकेट नोदन का मतलब क्या है कि एक हमने रॉकेट लिया, अब इस रॉकेट को हमें लॉन्च करना है तो क्या होगा कि रॉकेट से जैसे जैसे फ्यूल निकलेगा, आगे निकलेगी यहाँ से, वो क्या करेगा, एक धक्का मारेगा तो ये धीमे धीमे क्या करेगा, पृथ्वी से ऊपर जाता जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा रेखीय संवेग संरक्षण के नियम में। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये है नाव। जब हम नाव से उतरते हैं और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर पैर रखते हैं तो क्या होता है, नाव में पीछे की ओर धक्का लगता है, और जबकि हम जा रहे हैं आगे की ओर, तो ये भी एक रेखीय संवेग मतलब रेखीय संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल हो जाता है। फिर बंदूक वाला, जब हम यहाँ से बंदूक से गोली चलाते हैं तो क्या होता है कि हमें पीछे की ओर जितनी गोली मतलब आगे तो जा रही है लेकिन हमें पीछे की ओर भी इसमें धक्का लगेगा, तो ये भी एक संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल है। ये बॉल वाला एग्जाम्पल भी है, मानो दो बॉल आ रही हैं, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ जा रही है, तो अब ये ज़्यादा तेज़ स्पीड में है, ये जाके इससे टकरा गई। तब टकराने से क्या होगा, ये वाली बॉल जो यहाँ जा रही है वो तो वहीं जाएगी, और ये वाली जो है वो यहाँ चली जाएगी, ये जा रही है। तो ये भी मतलब ये इसमें ये बताया गया है कि जितनी ऊर्जा यहाँ पर है और यहाँ पर है, जितना जितना इनका वेग है, वो अगर हम यहाँ पर टोटल करें तो भी वो सेम ही रहेगा। जैसे कि एनर्जी में था सेम, हमारे आवेश में सेम था, ऐसे यहाँ पर भी संवेग में भी सेम रहता है। फिर कुछ क्वेश्चन है कि भौतिकी को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है, ऐसा क्यों। तो विज्ञान की प्रत्येक शाखा के अंतर्गत वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए भौतिकी के मूलभूत नियमों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, अतः भौतिकी को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो मैडम क्यूरी, इनको सन 1903 में भौतिकी के लिए तथा सन 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मैडम क्यूरी ने किया क्या था, तो देख लेते हैं। ये है मैडम क्यूरी, और इनने रेडियम, जो कि ये घड़ी में देखते हैं रात में चमकती है घड़ी, ये चमक रही है, तो ये रेडियम लगा है, इसकी खोज की थी। और पोलोनियम, ये देखो रेडियम ऐसा दिखता है। फिर आता है पोलोनियम, पोलोनियम ये ऐसा चमकता है। ये दोनों रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। तो इनकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन मैडम क्यूरी अकेली हैं जिनको भौतिकी में भी और रसायन दोनों में, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर हम देख लेते हैं तीसरा संरक्षण नियम, ऊर्जा का। तो इस नियमानुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल रूपांतरण एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरी प्रकार की ऊर्जा में किया जा सकता है।
इस प्रकार ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जाओं का मूल योग नियत रहता है। अगर ब्रह्मांड में देखा जाए तो जितनी ऊर्जा है उतनी ही रहेगी, बस वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। तो ये प्रकृति का मूलभूत नियम है। जैसे कि घड़ी में चाबी भरने में किया गया कार्य, उसकी स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग को हम दबाते जाते हैं, दबाने से क्या होती है, इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, और फिर जब उसको छोड़ते हैं तो धीमे धीमे घड़ी चलने लगती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा बदलती जाती है हमारी गतिज ऊर्जा में। तो ये होता है घड़ी के अंदर। जैसे कि एनर्जी का ये देखते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे पेट्रोल हमने भरा गाड़ी में, तो अब गाड़ी में पेट्रोल भरने से क्या हुआ, जो पेट्रोल की ऊर्जा है वो गाड़ी में चली गई और ये मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई। पेड़ में क्या होता है, जैसे पेड़ में ये फल लगे हैं, तभी फल स्थिर हैं तो उसमें है पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो नीचे गिरेंगे तो उसमें आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। और क्या क्या होता है, जैसे कि हमने कोई फ्रूट खाया तो उसका क्या होगा, उसकी एनर्जी हमने ले ली, तो हम दिन भर कुछ भी काम कर सकते हैं, उस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी जो सेल होते हैं, सेल को हम टॉर्च में डाला तो क्या हुआ, लाइट में बदल गया, केमिकल एनर्जी लाइट में बदल गई। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आई, उससे लैंप जल गया, तो ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट में बदल गई यहाँ से। फिर ये पेट्रोल वाला हो गया एग्जाम्पल, यहाँ से लाइट आई, लाइट आके पेड़ पौधे जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, वो केमिकल एनर्जी में बदल रही है। तो ये इस टाइप से एनर्जी बदलती रहती है एक दूसरे में, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि एनर्जी गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है, तो देखो मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, जैसे कि एक कार चल रही है, ये फ्रॉग उचक रहा है, मेढक जो है उचकने से। और फिर थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी जैसे कि आइसक्रीम है तो वो ठंडी है, तो वो भी इसमें थर्मल में आएगी। हीट, ये सूप है जो इसमें से हीट निकल रही है, तो ये सब थर्मल हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे कि ये विजुअल लाइट है जो कि हमें दिखती है बल्ब से। इंफ्रारेड रेडिएशन है, रेडियो जो कि रेडियो चलता है, उसमें जो रेडियो वेव्स होती हैं वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है, जैसे कि ये पावर लाइन है जो कि घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, और जो बिजली कड़कती है बादलों वाली वो भी इलेक्ट्रिकल वाली एनर्जी में आएगी। केमिकल एनर्जी आ जाती है, जैसे कि ये है माचिस की जो तीली होती है, उसमें जो यहाँ केमिकल लगा रहता है जलता है, वो केमिकल एनर्जी को बताएगा। न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, खाने में भी केमिकल एनर्जी रहती है। अब न्यूक्लियर में क्या है, जो सूरज चमक रहा है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर वाली एनर्जी है। पृथ्वी के अंदर क्या है, जो कोर में एनर्जी है वो भी न्यूक्लियर एनर्जी है। तो इतने टाइप की एनर्जी होती हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ना तो वो नष्ट होती है ना ही उसको बना सकते हैं। अब जैसे कि हमने ये लिया, इसको कहते हैं पेंडुलम, इस धागे से बंधा रहता है, एक लोहे का गोला रहता है, उसको हम कहते हैं पेंडुलम। तो अगर हम मानो उसको यहाँ खींच के लाएं और फिर यहाँ से छोड़ दें, तो वो अपने आप यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा जाता रहेगा, आता रहेगा। तो इसमें गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा वो दोनों का रोल रहता है, तो वो बदलती रहती है। तो ये सब आ जाएंगे हमारे ऊर्जा संरक्षण के नियम में। फिर उसके बाद है, ये हमने देख लिया था विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है। अब है नियम और सिद्धांत में अंतर क्या होता है। नियम क्या है, सिद्धांत क्या है। तो नियम यह बताता है कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है। नियम जो है वो अपरिवर्तित होते हैं और किसी की भौतिक प्रक्रम में नियम का उल्लंघन नहीं होता है। मतलब जितने भी प्रकृति में नियम हैं वो उल्लंघन नहीं करते हैं। मतलब सिद्धांत अलग होते हैं, नियम अलग होते हैं। फिर उसके बाद आता है खोज और आविष्कार में अंतर क्या है। तो वैज्ञानिक तथ्यों की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करना एक खोज है। मतलब सबसे पहले हम अगर सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो एक खोज है। लेकिन अगर देखी जाए तो नई युक्ति का निर्माण कर रहे हैं जो हम ही ने बनाई है, तो वो आविष्कार कहलाएगा। अगर वो पहले से बनी है और हमने उसको खोज लिया तो वो खोज कहलाएगी।
और अगर हमने उसको पहली बार बनाया तो वो आविष्कार कहलाएगा। फिर है किस वैज्ञानिक को भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार, अभी जो हमने पढ़ा था वो था भौतिकी में भी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, उनको मिला था मैडम क्यूरी को। अब ये है कि भौतिकी में ही 2 बार मिल गया है, तो वो है जॉन बार्डीन को। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। फिर है गणित और भौतिकी में संबंध क्या क्या है। तो भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है जो प्रयोग और मापन पर आधारित है, ठीक है, जहाँ हम प्रयोग करते हैं और मापन करते हैं, तथा भौतिकी के नियमों व सिद्धांतों को समझने के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर तुम्हें गणित आती है तो तुम फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हो। सैद्धांतिक भौतिकी का विकास होना आवश्यक है। सैद्धांतिक भौतिकी के विकास में गणित एक शक्तिशाली साधन साबित हुआ है। क्वांटम भौतिकी एवं क्षेत्र सिद्धांत में उच्च गणित का बहुतायत रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें मतलब जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। गणित के बिना भौतिकी संसार का प्रसार हो पाना ही कठिन है। अगर मैथ्स नहीं होती तो फिजिक्स इतनी ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाती। एक व्यक्ति जो अधिक गणित जानता है दिए गए समय में भौतिकी से अधिक सिद्धांतों को समझ सकता है। जो फिजिक्स में इक्वेशंस होते हैं, जो उसके रूल्स होते हैं, उनको समझने के लिए हमें मैथ्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती ही है। फिर भौतिकी को यथार्थ विज्ञान क्यों कहा जाता है, एक एग्जैक्ट साइंस क्यों कहा जाता है। तो भौतिकी प्रयोग और मापन पर आधारित है, क्योंकि इसमें से हम प्रयोग करते हैं, मापते हैं कोई चीज़ को। इसके अंतर्गत भौतिक राशियों का उच्च यथार्थता एवं परिशुद्धता पूर्वक मापन किया जाता है, अतः भौतिकी को यथार्थ विज्ञान कहा जाता है। कौन से आविष्कार किए थे। सबसे पहले हैं आर्किमिडीज, उनने लीवर का सिद्धांत दिया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने क्या दिया था, आपेक्षिकता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता बताया था। तो ये जो रेड पेन से लिखे हैं ये वाले नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं अल्फ्रेड नोबेल, इनने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो इन्हीं के नाम पर मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जो अभी हमने एटम पढ़ा था, एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ये न्यूट्रॉन जो है इसकी खोज की थी चैडविक ने। फिर है सीवी रमन ने क्या बताया था, रमन प्रभाव बताया था। इन्हीं के नाम पर बनाया जाता है विज्ञान दिवस। तो फिर आता है डी ब्रॉगली ने क्या करा था, प्रकाश की द्वैती प्रकृति और इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी। एडिसन, ये तो सबको पता होगा, इनने बल्ब बनाया था और टेलीग्राफी की भी खोज की थी। फिर उसके बाद है रदरफोर्ड ने ये जो नाभिकीय मॉडल है, ये जो पूरा मॉडल है, ये क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब कुछ इनने रदरफोर्ड ने बताया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल। गैलीली ने दूरदर्शी जो सैटेलाइट होती, जो टेलीस्कोप होते हैं जिनसे आप बहुत दूर दूर की चीज़ें देख सकते हैं, वो इन्होंने बनाया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया था। फिर होमी जे भाभा, इनने ब्रह्मांड किरणों की बौछार के बारे में बताया था। तो ये जो इंडिया वाले हैं ये तो तुम लोग को याद करने ही करने हैं, ये पेपर में पूछे भी जाते हैं। हाइजेनबर्ग, इनने बताया था अनिश्चितता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी। फिर उसके बाद आते सत्येंद्र नाथ बोस, इनने क्वांटम सांख्यिकी बताया था, इसकी खोज की थी। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनने चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी, बताया था कि क्या होती है चंद्रशेखर सीमा। मेघनाथ साहा, ये भी भारत के ही थे, ठीक है। फिर आते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके क्या होता है। नील बोर, इनने हाइड्रोजन का परमाणु सिद्धांत दिया था, मतलब उनका मॉडल बताया था कि हाइड्रोजन में क्या होता है। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये नियम होते क्या क्या हैं।